हेलो नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू चैनल। साथियों, ये मेरा जीएसपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो चैनल है उसका सब्सक्राइबर 4937 हो गया है। इसको जल्दी से 5000 करवा देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। और ये चैनल जो है साइंस के लिए, जीके के लिए और खास करके करंट अफेयर्स के लिए, साइंस और करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आने वाला समय में करंट अफेयर्स भी अपलोड करेंगे। और आप लोग देखते होंगे कि आप पढ़ते होंगे एसपीडी से कुछ और क्वेश्चन आता है, कुछ और क्वेश्चन, लेकिन हम रिसर्च किए, पता किए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि 2-3 सोर्स है जहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में या बीपीएससी हो, सभी एग्जामिनेशन में। तो आने वाला समय में करंट अफेयर्स का भी वीडियो आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए लौटते हैं अपने विषय वस्तु पर। हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक लेक्चर 2 आ चुका है और आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिएगा। लेक्चर 2 आ चुका है और ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है टोटल 5 प्रकार का है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन और पांचवा है अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से इसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये पांचों प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में दिया हुआ है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु के आपसी संबंध टूटते या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के विभिन्न बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप लोग अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना ही बाहर से कोई वस्तु आता है, कोई भी परमाणु आता है और ना ही अंदर का परमाणु बाहर जाता है। जो दो या तीन तत्व आपस में अभिक्रिया करता है, वही दो तीन तत्व का जो परमाणु है आपस में टूट कर जुड़ते हैं, एक से टूट कर दूसरे में जुड़ते हैं, दूसरे से टूट टूट कर पहले में जुड़ते हैं। तो उसी से रासायनिक अभिक्रिया होता है और इसके बारे में हम लोग जो है धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला अभिक्रिया दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया दिया हुआ है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप से पहले समझते हैं, तब संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है कि एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। एक बीकर में क्या बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर का स्पर्श कीजिए। चित्र 1.3 में दिखाएगा क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन होता है। तो देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को ही जो है इसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। सीओ कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम बिना बुझा हुआ चूना, यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जब हम जल मिलाते हैं, इसमें हम जल मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। प्लस जो है
ऊष्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का निर्माण होता है। अब ये जो अभिक्रिया होता है इसमें क्या-क्या चीज़ बन रहा है? यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अब इसका एक घरेलू एग्जाम्पल हम बताते हैं कि पुराने जमाने में जब घर को पेंटिंग किया जाता था, पोताई किया जाता था, पेंटिंग किया जाता था, तो उस समय जो व्हाइट कलर का जो चूना आता था, व्हाइट कलर का चूना आता था, उसको रात में पानी में डाल दिया जाता था। पानी में डालने के बाद जो है रात भर छोड़ दिया जाता था। जब पानी में डाला जाता था तो वो जो है बुझा हुआ चूना से जो है ना बहुत सारा भाप निकलता था, खौलता था, उसके बाद गर्म हो जाता, बाल्टी गर्म हो जाता था। वो क्या था? वो जो चूना डाल रहे थे वो क्या था? वही तो CaO था। वही तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड था, बिना बुझा हुआ चूना। और जब उसको हम पानी में डाले तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सुबह में देखते होंगे एकदम ठंडा पड़ जाता था। सुबह में क्या देखते थे? एकदम ठंडा पड़ जाता था। तो वो क्या हो जाता था? बुझा हुआ चूना। तो वही कह रहा है कि जब ये पूरा सिस्टम, पूरा ये जो दिया हुआ है अभिक्रिया, इसको याद रखना है। यहीं से प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या क्या बन सकता है? अब पहला प्रश्न ये बनेगा कि बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कल आपको समझाए थे, कल आपको क्या समझाए थे कि एक क्यू लगा हुआ है। एक क्यू लगा हुआ है मतलब क्या हुआ? कि जल में घुला हुआ है। एक क्यू लगा हुआ है तो मतलब जल में घुला हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब उस कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे नहीं पूछेगा कि बूझा को थी चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या प्राप्त होगा, नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न एकदम टेक्निकल तौर पे आएगा, एकदम साइंस की भाषा में प्रश्न आएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है? सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और ऊष्मा प्राप्त होता है। ये याद हो गया। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बूझे हुए चूना प्राप्त होता है। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बूझे हुए चूना। या प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि बिना बूझे हुए चूना को हमको बूझा हुआ चूना में कन्वर्ट करना है तो क्या चीज से अभिक्रिया करवाएंगे? तो जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो किसी भी तरह प्रश्न पलट कर पूछ सकता है। ठीक है, पूछने का तरीका वो जो ऑनलाइन है आजकल, एआई का जमाना है और एआई में डालता है और उटपटांग प्रश्न तुरंत बना देता है। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम कि इस अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अब जो है यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिभाषा दिया हुआ है। जैसे संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक उत्पाद, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है, कैल्शियम ऑक्साइड, जब दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का बनाता है। कितना उत्पाद बना रहे? एक ही को। तो ये तो उष्मा तो अलग बाहर ना, भाप ना निकल रहा है। तो मिलकर एकल उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उष्मा तो बाहर निकल रहा है। तो दो गो मिलकर जब एक गो बनाएगा तब उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन हो गया, साथ जुड़ गया, संयोजित हो गया, जुड़ गया। समझ में आया? तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो गया? जब दो गो मिलकर एक हो गया तब उसको कहते हैं संयोजन। जैसे जब किसी लड़की का शादी होता है किसी लड़का के साथ, किसी मतलब गर्ल्स का शादी होता है बॉयज के साथ, जब दोनों आपस में मिल जाता तब इस एक परिवार का निर्माण होता है। क्या हो गया?
परिवार का निर्माण होता है, तो यही तो है संयोजन अभिक्रिया। संयोग बन गया, नहीं कहते हैं शादी का संयोग बन गया। संयोग करने का मतलब ये हो गया कि जुड़ गया, आपस में संबंधित हो गया, ठीक है, और एक चीज का निर्माण किया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या चीज होता है, अभी अगर आपको परिभाषा पूछा जाए तो क्या बोलिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक में जो भाग लेता है अभिक्रिया में, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए ये सब जो दिया रहता है, आगे पीछे करके जो बहुत सारा चीज दिया रहता है, ये जो बॉक्स बना के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य, मेरे मेरे से जो है इस वाले बॉक्स से प्रश्न मेरे वाले एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो हम इसको अच्छा से पढ़ के गए थे, तो इसलिए अच्छा से बन गया था। कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है। हम आपको कहे थे ना कि जो है घर ऊपर गांव में क्या होता है, अभी भी जो है चूना से ही सफेदी किया जाता है, चूना से ही उसकी पुताई किया जाता है। तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो उत्पाद बना CaOH का होल ट्वाइस, ये बना, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना, बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं। बुझा हुआ चूना, ठीक है, बोलने में कंफ्यूज होते हैं, माइंड में सेट है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बुझा हुआ चूना है। अब बुझा हुआ चूना को जब हम पुताई करते हैं, दीवार पे पुताई करते हैं, तो वातावरण में एक चीज, एक गैस उपलब्ध रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उपलब्ध रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब बिना बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज का निर्माण कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। और किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। आप देखते होंगे कि जब पुताई होता है, जब पुताई होता है तो उस समय जो है ना पानी छूटने लग जाता है। पानी क्यों छूटने लग जाता है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और जल निकलता है। उससे क्या हो जाता है, उससे सफेदी करने के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आती है। और रोचक बात यह है कि संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब हम दीवार पे पुताई करते हैं तो वो चमक क्यों आ जाता है या वो हार्ड क्यों हो जाता है बाद में, तो किसके कारण, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है चमक आता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। और वो जल तो वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें चमक आने लग जाता है और काड़ा हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है सूत्र, ये संगमरमर का भी जो है, संगमरमर का भी सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सफेदी किया गया जो चूना है उससे जो बना उत्पाद और संगमरमर जो है दोनों का रासायनिक सूत्र क्या है, एक समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे कोयले का दहन, जैसे यहाँ पर जैसे कार्बन है, कार्बन को, कोयला में कार्बन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो उत्पाद मिलकर एक उत, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, तब क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या क्या, तो दो अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जब एक नए उत्पाद का निर्माण करते उसको उसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, हाइड्रोजन जब आपस में जल के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये दो अभिकारक हो गया और एक चीज का निर्माण कर रहा है, यानी कि जल का निर्माण कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। सरल शब्दों में यहाँ पर देखिए आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है। देखिए जो कहिएगा कि ये दे दिया है सर, नहीं 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 भाई, इसको स्टेटमेंट भी याद रखना है। स्टेटमेंट भी पूछता है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ
तत्व या यौगिक, पदार्थ भी, पदार्थ में तत्व या यौगिक दोनों आ जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व संयोग करके एकल उत्पाद निर्माण करते तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अब जो कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है बहुत अधिक मात्रा में। आप देखते होंगे कि जैसे ही पानी में डालिएगा चूना ना, वैसे एकदम भाप मारेगा। अगर अगर आप चेहरा नहीं हटाइएगा सामने से तो चेहरा जल जाएगा, हाथ नहीं हटाएगा तो हाथ जल जाएगा। इतना अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। तो जब ऊष्मा निकलता है तो अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकला तब उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और किसी अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रहा है तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अभी एक और अभिक्रिया इसी में जो है वो तो 5 प्रकार का अलग है। 5 प्रकार के अलग के साथ साथ और थोड़ा थोड़ा बहुत अलग अलग अभिक्रिया है, जैसे ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा से क्षेपी किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, जब मीथेन को जलाया जाता है, अभिक्रिया का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जब मीथेन गैस को जो है जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलता है। अब ऊर्जा में क्या ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। देखिए हम इसको स्टार मारे हुए हैं। अब आप जो है ना सिंपल सा इसको पढ़कर चल जाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या समझना है? तो समझना है कि अच्छा भाई जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो किसका जैसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, क्वेश्चन का पूछ देगा कि निम्नलिखित को पूरा करे CH4 प्लस O2 क्या बन रहा है। अब ऑप्शन दे देगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देगा CO प्लस H2O प्लस ऊर्जा, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। उसके बाद यहाँ पर H2O की जगह H2 दे देगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन चेंज कर देता है। तो आपको ये समीकरण आगे पीछे सब याद रखना है कि CH4 को जब O2 के साथ अभिक्रिया करवाता तो CO2 प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और ऊष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आता है कंफ्यूजन करने के लिए। आपको पूछेगा यहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, लेकिन आप अगर आप गहन अध्ययन नहीं कर समझ कर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप कहिएगा सर श्वसन कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? अब देखिए एक बात बताते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जब सांस छोड़ते हैं तो जो नाक के सामने जो है ना हाथ लगा के देखिएगा गरम गरम हवा निकलता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। देखिए अब यहाँ पर और भी प्रश्न बनेगा कि चावल हो या आलू हो या ब्रेड में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल, आलू, ब्रेड में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। अच्छा, ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर क्या प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान करता है। ये समझ में यहाँ पर 3-4 प्रश्न बन गया। क्या प्रश्न बन गया? पहला प्रश्न कि श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, चावल, आलू और ब्रेड में क्या रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट रहता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में किसके साथ अ, किसकी उपस्थिति में मिलकर हमें ऊर्जा देता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा देता है। या
दूसरा तरीका से पूछेगा कि ग्लूकोज हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या प्रदान करता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। और ये जो है हमारे श्वसन का अभिक्रिया है। किसका अभिक्रिया है? श्वसन का अभिक्रिया है। अब बाबू एक बात बताइए कि यहाँ पर जो श्वसन का अभिक्रिया दिया हुआ है, क्या इसको रटना नहीं है? क्या इसको याद रखना है कि नहीं रखना है? बिल्कुल रखना है। आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन श्वसन का अभिक्रिया है। आपसे पूछ देगा कि पीछे वाला पार्ट दे देगा, कहेगा कि आगे वाला पार्ट लिखिए। ठीक, ऑप्शन में आगे वाला पार्ट दे देगा, या आगे वाला पार्ट क्वेश्चन में दे देगा, पीछे वाला पार्ट जो है ऑप्शन में दे देगा। तो इसलिए अभिक्रिया को भी जो है ना अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है C6, ये श्वसन का अभिक्रिया है। ठीक है, और C6H12O6 ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये भी याद रखिएगा कि जो सब्जी शाक सब्जी होता है वो सड़ गल जाता है, और सड़ गल कर जब कंपोस्ट बनता है उस वो भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप जो है 1.2 यानी कि 1 के 2 के 2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में बता रहा है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या सीखा? संयोजन अभिक्रिया में दो गो आदमी आ रहा है, एगो ये एगो ये, आपस में क्या हो जा जुड़ जा रहा है, हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। अब हम क्या सीखेंगे कि भाई टूटना, टूटेगा कैसे? तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब ये हो जाता है कि वियोजन मतलब टूट जाता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाता है? टूट जाता है, टूट कर 2 गो 3 गो बन जाता है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक शुष्क कथन क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। बाबू पहला नंबर, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल में पाया जाता है, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल में पाया जाता है, इसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। क्रिस्टल फेरस सल्फेट का यह सूत्र होता है। जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए तो क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, और गर्म करने पर पश्चात क्रिस्टल का रंग देखिए। अब यहाँ पर इसको रंग देखने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक एक क्रियाकलाप का क्या किए थे ना, हम जब हम पढ़ रहे थे तो एक एक क्रियाकलाप का यूट्यूब पर डाल के कि क्लास 10th 1.2.2 का वीडियो देखे थे, क्या कलर निकल रहा है, क्या आवाज निकल रहा है, सब चीज नोट किए हैं। ठीक है, इसलिए आपको हम इतना समझा पा रहे हैं, इतना अच्छा से बता पा रहे हैं। नहीं, अगर ऊपरे ऊपरे पढ़े रहते हैं ना तो हम भी लाइन बाय लाइन पढ़ कर चल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि। यहाँ पर दिया हुआ फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या क्या होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या हो गया? FeSO4 इंटू 7H2O। अब यहाँ पर है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। क्या बनता है? Fe2O3 बनता है, SO2 बनता है और SO3 बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 बनता है। यहाँ पर देखिए, क्या आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? अब प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्या आपने ये ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? तो पहला नंबर कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल किस रंग का था? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के हरे रंग में, तो क्रिस्टल किस रंग में था? तो हरा रंग में था। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षण के गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। अब देखिए, तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल किस रंग का होता है? तो हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है, अब उसको जलाए। अब जलाने के बाद पहला नंबर तो दो चीज होगा, रंग बदलेगा और गंध निकलेगा। क्या होगा? रंग बदलेगा और गंध निकलेगा। और रंग कैसा हो जाएगा? तो हरा रंग का फेरस सल्फेट जो है भूरा रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
भूरा रंग का हो जाएगा। और गंध कैसा निकलेगा? तो दहन के बाद गंध किसका निकलेगा? कैसा नहीं, किसका निकलेगा, किसके वजह से गंध आएगा? तो SO2 के वजह से जो है इसमें गंध आता है। किसके वजह से? SO2 की वजह से इसमें गंध आता है। तो यहाँ पर देखिए कि फेरस FeSO4 का जब जलाया जाता, उष्मा के साथ अभिक्रिया कराया तो ये टूट गया, दो तीन तत्व में टूट गया या पदार्थ में टूट गया। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, क्या चीज? फेरिक ऑक्साइड, और SO2 और SO3 में टूट गया। ये दोनों SO2 और SO3 क्या है? गैस है। तो फेरिक ऑक्साइड किस रंग का होगा? तो भूरा रंग का होगा। इसमें गंध किसके वजह से आएगा? तो SO2 के वजह से आएगा। तब यहाँ पर आप देखिए कि जो है एक तत्व जो है टूट कर दो तीन तत्वों में बदल गया। एक तत्व या एक पदार्थ टूट कर दो तीन पदार्थों में बदल गया। यहाँ पर एक पदार्थ टूट कर दो तीन पदार्थों में बदल गया। वहां पर क्या था कि दो तीन पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा था, तो संयोजन अभिक्रिया। और एक पदार्थ टूटकर दो तीन पदार्थों में बदल गया, उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब जो है वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से। एक उष्मा के माध्यम से, उष्मा के माध्यम से जलाकर, एक विद्युत के माध्यम से, विद्युत के माध्यम इलेक्ट्रोलाइट करके, तीसरा हो जाएगा प्रकाश के माध्यम से। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया किन किन माध्यमों से होता है? तो उष्मा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा, ठीक है, या विद्युत के द्वारा और प्रकाश के द्वारा। अब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर अभिकारक जो है एगो है छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर और गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है, या हो सके तो आगे पूछेगा कि भाई जो ये अभिक्रिया हुआ, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ? तो फेरिक ऑक्साइड बना। और क्या प्राप्त हुआ? तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। और क्या प्राप्त हुआ? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अच्छा एक बात बताइए, जो फेरिक ऑक्साइड है वो किस अवस्था में प्राप्त हुआ? ठोस अवस्था में। सल्फर डाइऑक्साइड किस अवस्था में? तो गैस अवस्था में। सल्फर ट्राइऑक्साइड तो गैस अवस्था में। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। क्या है कि जब कह रहा है कि उष्मा देने पर, जैसे CaO है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ समीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं वहां पर क्या बन रहा था? CaO का जो है CaOH का होल ट्वाइस को जब CO2 से अभिक्रिया करवाया था तो CaCO3 प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, जो कि संगमरमर का सूत्र है, ठीक है। तो जब हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा प्रदान करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और CO2 प्राप्त होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और CO2 प्राप्त होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप गलती दिया हुआ है बुक में, इसको बिना बूझा हुआ चूना लिख लीजिएगा, ठीक है। बिना बूझा हुआ चूना, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बूझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कह रहा है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी बन जाएगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि ये जो वियोजन अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पर होता है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योग में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग है सीमेंट निर्माण के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं।
अगर मान के चलिए यहाँ पर क्या बताया कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होता है। अगर ऊष्मा के माध्यम से वियोजन हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत के माध्यम से वियोजन हो रहा है तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, अगर प्रकाश के माध्यम से वियोजन हो रहा है तो उसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया, एगो टूट कर 3-4 गो बन गया, एगो ढेला को जो है ना तोड़ के 3-4 गो बना दिए, वियोजन अभिक्रिया। एगो पत्थर के तोड़ के 3-4 गो बना दिए तो क्या बन गया, तो वियोजन अभिक्रिया बन गया। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, तो सीमेंट बनाने में होता है। किसको बनाने में होता है, सीमेंट बनाने में होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।